सामाजिक दासता से पीड़ित व्यवस्था की जंजीरों में उन जकड़ों से छेड़ने के लिए जिन्हें मजबूर होना पड़ा हो, अपमान सहना पड़ा हो, उन्होंने न केवल अपनी शिक्षा देश के अंदर बल्कि उच्च शिक्षा के लिए और देश के संभवतः बिरले उन लोगों में से जिन्होंने दुनिया की उच्चतम डिग्री हासिल की, उनमें एक नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का। जहां गए अपनी पहचान बनाई, जहां गए अपनी प्रतिभा की छाप छोड़ी। परिवार के पास यह व्यवस्था नहीं थी कि उच्च शिक्षा के लिए वे बाहर जा सके। उन्होंने अपनी प्रतिभा की छाप महाराजा बड़ोदरा पर डाली। उन्होंने स्पेशल स्कॉलरशिप दी, वे बाहर गए, उच्च शिक्षा अर्जित की, वापस देश में आए, देश की आजादी के आंदोलन के साथ जुड़े। आजाद देश होना चाहिए यह संकल्प है, लेकिन दासता की बेड़ियों से न केवल देश को बल्कि पूरे समाज को मुक्ति भी मिलनी चाहिए। यह संकल्प चरितार्थ करने के लिए वे निकले तो उसका परिणाम भी देश के सामने है। याद रखना, दुनिया के अंदर वंचितों को मताधिकार वहां के देश ने बहुत बाद में दिया, महिलाओं को बहुत बाद में दिया, लेकिन भारत ने जब अपना पहला चुनाव 1952 में किया तो उस देश के हर नागरिक को एक समान मताधिकार का उपयोग करने की स्वतंत्रता दी थी, जो लोकतंत्र की एक ताकत बनी थी और आज भी ताकत बनी हुई। इंग्लैंड में बाद में मिला महिलाओं को यह अधिकार, लेकिन भारत ने 1952 में यह अधिकार अपने देश की आधी ताकत, आधी शक्ति को दी। ये किसके कारण? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के कारण, क्योंकि भारत के संविधान के शिल्पी वही है। और यह वर्ष अत्यंत महत्वपूर्ण है जब हमने 26 जनवरी 2025 को देश के संविधान के अमृत महोत्सव के कार्यक्रम को पूरी भव्यता के साथ संपन्न किया। यानी 75 वर्ष की शानदार यात्रा को संपन्न करने के उपरांत देश के संविधान के महत्व को आम जनमानस को बता सकें कि संविधान अगर हमें अधिकार देता है तो अधिकारों की रक्षा तभी होती है जब हम अपने कर्तव्यों का एहसास भी करें। हमेशा से कर्तव्य और अधिकारों में एक द्वंद्व चलता रहा है। जब भी यह द्वंद्व चलेगा कल्याण नहीं होगा। हमें एहसास करना पड़ेगा कि अधिकार चाहिए तो उससे पहले हमारे कर्तव्य भी कुछ होंगे। उन कर्तव्यों का निर्वहन करने की प्रेरणा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान भी हमें प्रदान करता है। लेकिन यह स्थिति कैसे पैदा हुई? हम लोग जब विश्वविद्यालयों में आते हैं, भारत की परंपरा के बारे में देखते हैं, तो भारत का उपनिषद तो कहता है ज्ञानो भद्रा कर्तो यंतु विश्व, यानी विचारों को, ज्ञान को लाने के लिए सभी द्वार खुले छोड़ो। बाबा साहब ने तो यही किया। अच्छी चीजें, अच्छा ज्ञान, उत्कृष्ट ज्ञान, एक विषय में नहीं, कई कई विषयों में उन्होंने उच्च शिक्षा की डिग्री ली, डीएससी की डिग्री ली, लॉ की उच्चतम डिग्री ली। देश के संभवतः पहले
शास्त्री बने और वापस अपने देश की सेवा के लिए आए। यानी उन्होंने शिक्षा के महत्व को समझा था, यानी उन्होंने शिक्षा के महत्व को समझा था। उन्हें मालूम था सर्वांगीण विकास की पहली आधारशिला शिक्षा है, इसके बगैर कुछ नहीं हो सकता। और यही स्थिति, यहीं पे हमारे सामने भ्रम की स्थिति पैदा होती है। मित्रों, जब हम अपने स्वयं के विवेक से कोई कार्य करते हैं, अपनी बुद्धि और विवेक में समन्वय स्थापित करते हुए किसी कार्य को करने के लिए प्रयास करते हैं, तो हमें सफलता प्राप्त होती है, हम सही दिशा में आगे बढ़ते हैं। स्पीड कम और ज्यादा हो सकती है, लेकिन जब हम दूसरों की बुद्धि और विवेक से कार्य करने लगते, कैसे गुलाम हो गया, कैसे स्वतंत्रता की बेड़ियों से जकड़ गया, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। हमने अपने ही विरासत पर हमला करना प्रारंभ कर दिया, हमने अपनी परंपराओं को ही कोसना प्रारंभ कर दिया, हमें अपने ही ज्ञान में संदेह होने लग गया, और फिर एक दूसरे के साथ जो हमारी मार काट प्रारंभ हुई, तो स्वाभाविक रूप से उन आक्रांताओं को तो मौका मिलता ही जो भारत की परंपरा को, इस पुरातन परंपरा को, यहां की संस्कृति को रौंदने के लिए पहले से बैठे हुए थे। आपके सामने एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूं। 2017 में प्रदेश में हमारी सरकार बनी। मार्च 2017 में हम लोगों ने कार्यभार ग्रहण किया। कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत विभागीय बैठकें हमारी शुरू हुई। बैठकों को क्रम आगे बढ़ा। मुझे मेरे संज्ञान में इस बात को लाया गया कि 2019 में प्रयागराज में कुंभ का आयोजन भी है और ये जनवरी महीने में लगेगा। तब तक मई 2017 संपन्न हो चुकी थी, हम जून माह में प्रवेश कर चुके थे। यानी हमारे पास कुंभ के आयोजन के लिए 1.5 वर्ष का समय है। कुंभ का आयोजन कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मैं इसके बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पास गया। मैंने उनसे कहा मैं मार्गदर्शन ले लें। प्रधानमंत्री जी ने मुझसे कुछ प्रश्न किए। उन्होंने कहा कुंभ के बारे में दुनिया की राय क्या है, कभी आपने जानने का प्रयास किया? कुंभ के बारे में हमारी धारणा क्या है, और क्या कुंभ को हम एक दुनिया के एक यूनिक इवेंट के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं? ये कैसे हो सकता है? ये जो धारणा दुनिया की है, इस धारणा को कैसे आप बदल सकते हैं? दुनिया के तमाम लेखकों के कुंभ के बारे में जो कुछ उन्होंने लिखा था, इसको हम लोगों ने मंगवाया, देखा। जो कुछ भी उपलब्ध था डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी उसको देखने का प्रयास किया। तो मैंने देखा दोनों दुनिया के ज्यादातर लोग कुंभ के बारे में क्या धारणा, उसके आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पक्ष को कम, कुंभ को गंदगी का, भगदड़ का, अव्यवस्था का, सामाजिक भेदभाव का, और न जाने किन किन नए नए शब्दावलियों का उपयोग करते हुए उन्होंने कुंभ के बारे में लिखा था। यानी एक प्रकार से अगर कोई उस पुस्तक को, उन साहित्यों को देखेगा तो उसको एक प्रकार से उससे ये भाव होगा कि बेकार का आयोजन होगा। उससे अलग हटकर के हमें एक नई पहचान बनानी थी, और उस पहचान को लेकर के हम लोगों ने कार्य करना प्रारंभ किया। जो कार्मिक लगाए गए थे उनका प्रशिक्षण प्रारंभ किया। वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया गया। हम लोगों ने तय किया कि जो लोग कहते हैं कुंभ गंदगी का पर्याय है, गंदगी नहीं दिखनी चाहिए।
पिछले उससे पहले के उदाहरण भी हमारे सामने थे। वहां पर पुलिस के बिहेवियर को लेकर के भी चर्चा होती है, हम उसको भी ध्यान देंगे। अन्य बातों को हम लोगों ने आगे बढ़ाना प्रारंभ किया और देखते ही देखते जब आयोजन हुआ उसका रिस्पांस हमें कुछ पॉजिटिव देखने को मिला। हमने देखा कि इसमें तो बड़ा पोटेंशियल है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के सामने जहां पहचान का संकट है, उस राज्य के लिए अपनी ब्रांडिंग करने का, अपनी पहचान बनाने का एक अच्छा अवसर हो सकता है। और आपने 2025 के महाकुंभ के आयोजन को देखा होगा। मित्रों, 2025 का महाकुंभ हमने 2019 के अनुभव को आगे बढ़ाया। आगे बढ़ाने के बाद उस आयोजन के रूप में हम लोगों ने कैसे उसे वैश्विक मान्यता मिल सकती है, इस रूप में हमने आगे बढ़ाया। आपने देखा होगा, भारत का कोई प्रांत ऐसा नहीं था, बृहत्तर भारत का कोई देश ऐसा नहीं था, और दुनिया के 100 से अधिक देशों की उपस्थिति इस आयोजन में हुई और 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं का महाकुंभ में आगमन हुआ। और सभी लोग इस बात को देखने के लिए मजबूर थे कि पिछले लेखकों ने जो लिखा था कि भेदभाव होता है, वे भौचक थे इस बात को देख करके कि एक ही घाट में हर जाति, हर मत, हर संप्रदाय के अनुयायी एक ही घाट में स्नान कर रहे हैं। कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं। जो लिंग का भेदभाव होता था, महिला और पुरुष में भेद होता है, यहां तो कोई भेद ही नहीं है। सारे लोग वहीं स्नान कर रहे हैं, परिवार के परिवार आ रहे हैं, ग्रैंडफादर भी है, फादर भी है, और नवजात शिशु भी एक साथ एक ही जगह पूरे परिवार के साथ आकर के डुबकी लगा करके आनंद की अनुभूति कर रहा है। एक पक्ष सामाजिक पक्ष का था, दूसरा पक्ष सांस्कृतिक पक्ष का था। भारत के हर क्षेत्र से आए हुए संतों, आध्यात्मिक गुरुओं के द्वारा वहां पर आयोजनों का होना, दूसरा पक्ष इसका भी था। तीसरा उसका मानवीय पक्ष भी था। महाकुंभ में जो भी आया कोई भूखों नहीं रहा, जहां गया वहां उसके लिए खाने उपलब्ध, भोजन उपलब्ध था, कोई भेदभाव नहीं था। एक ही पंगत में बैठ कर, एक ही लंगर में सारे लोग बैठ करके भोजन लेते थे। वे लोग भौचक थे। जो लोग पहले इसके बारे में लिखते थे उनसे हम कहते थे, भाई बताओ ना कहां भेदभाव है, क्या ये भेदभाव है? वे भी कहते थे, नहीं साहब, जिसने पिछली बार लिखा गलत लिखा। गंदगी के बारे में हमने कहा, भी इतना बड़ा आयोजन यहां पे हो रहा है, इतने लोग स्नान कर रहे हैं, आपके पास किसी भी जल को मापने के 3 मापक होंगे, 3 पैमाने होंगे। आप जल के बीओडी लेवल को देख रहे होंगे, आप डीओ लेवल को देखेंगे, जल में अन्य पैमाने को लेकर के भी जो भी आपको कार्य करना है, इन सब को मापेंगे। और मैंने कहा, देखो ये भारत की ताकत है कि आप गंगा जल को और संगम में, जहां पर गंगा, यमुना और सरस्वती का त्रिवेणी का संगम है, जब भी आप उसको मापेंगे तो वह फीकल कोलिफॉर्म हो, बीओडी हो या डीओ हो, जो भी आपके साइंटिफिक पैमाने होंगे उनमें वह उससे भी बेहतर रिजल्ट दे रहे होंगे। और कोई भी पैमाना कहीं से भी आप सैंपल लेंगे वह रिजल्ट आपको वहां पे प्राप्त होंगे। अब आश्चर्य करेंगे, जो भी वहां लेता था, अलग अलग टीमें आती थी, अलग अलग तरीके से सैंपल लेती थी, नापती थी, तो वे सारे परिणाम उनको दिखते थे कि वास्तव में ये सब गजब का वो है। यानी ये चीजें थी और यही हुआ है हमारे साथ, भारतीय संस्कृति के साथ यही हुआ। हमने कभी उसको महत्व देने का प्रयास किया ही नहीं, कभी नहीं किया। और परिणाम क्या था हमारे बारे में? जिसने जो बोल दिया, अगर वो विदेशी लेखा गए तो हमने मान लिया कि वो सब कुछ है। हमारी ऋषि परंपरा ने जो दिया हमने उसको नहीं माना। जब ज्योतिबा फुले
शिक्षा के बारे में बोल रहे हैं, हमने उसको महत्व नहीं दिया। जब सावित्रीबाई फुले महिला शिक्षा के बारे में बोल रही है, हमने उसको महत्व नहीं दिया। हमने तो ये मान लिया कि मैकाले जो बोलेगा वो ठीक बोलेगा, लेकिन हमारी ऋषि परंपरा जो बोल रही है, संतों की परंपरा जो बोल रही है, यहां के परंपरागत गुरुओं की परंपरा जो बोल रही है, जब वो बोल रही है तो उसको हमने महत्व देने का प्रयास कभी नहीं किया। और परिणाम क्या रहा कि हम हर एक क्षेत्र में पिछड़ते रहे। जब भी हम स्व की अनुभूति करते हैं तो स्व की अनुभूति हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी करती है, और वह स्व की अनुभूति ही है ये हमारी विरासत की परंपरा को आगे बढ़ाना। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने उसी स्व की अनुभूति देश के कोटि कोटि मानवों के मन में पैदा करने के लिए एक अभियान चलाया था, और उन्हीं के अभियान की परिणति है कि आज देश के अंदर सरकारें अपने स्तर पर उस प्रकार के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाती हैं जो कार्यक्रम आज देश के कोटि कोटि नागरिकों के जीवन में व्यापक परिवर्तन का कारक बनती है। कोई सोचता है पिछले 10 वर्ष के अंदर देश के अंदर जो परिवर्तन हुआ है, 10 वर्ष पहले यही भारत था जो पहचान के लिए मोहताज था, अविश्वास का सा वातावरण था, दुनिया के अंदर सम्मान नहीं रह गया था, नौजवानों के सामने पहचान का संकट होता था, अन्नदाता किसान आत्महत्या कर रहा था, नौजवान रोजगार के लिए प्लान करने के लिए मजबूर होता था। ये 10 वर्ष में ऐसा क्या हुआ कि आज भारत दुनिया की एक बड़ी आर्थिक उभरती हुई ताकत के रूप में आगे बढ़ रहा है। भारत आज अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ दुनिया के सामने उभरती हुई ताकत के रूप में आगे बढ़ रहा है। भारत के अंदर गरीब कल्याणकारी योजनाएं एक नए क्रांति के प्रतीक बने हैं। कोई सोच सकता है जब पूरी दुनिया वैश्विक महामारी कोरोना की चपेट में थी, तब भारत अपनी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को बनाने के लिए तैयार था और उसको लागू करने के लिए प्रतिबद्ध दिखाई दे रहा था। ये वही देश कर सकता है जिसको विश्वास